देश में इस वक्त दो ही सवाल चर्चा में बने हुए हैं। एक तो ये कि बॉस ये विपक्ष कर क्या रहा है, और दूसरा ये कि मोदी कहां है भाई। और आज पाठशाला में आपको इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कैसे विपक्ष मोदी विरोध के नाम पर निचले स्तर पर जाने का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, और मोदी कहां है और क्या कर रहे हैं। आज आपको विस्तार से बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आज संसद में कौन सा खतरनाक काम कर दिया और मोदी कल कौन सा धमाका करने वाले हैं। लेकिन मोदी के धमाके की खबर से पहले आपको जरा विपक्ष का हाल दिखा देता हूं। देखिए विपक्ष के चार यार, हंगामा, प्रदर्शन, झूठ और भ्रम की भरमार, यही इनका हाल दिख रहा है। और आज भी कुछ बहुत अलग नहीं हुआ है, लेकिन आज बात देश के लिए जो घातक हो सकती है उस लेवल पर कांग्रेस पार्टी चली गई बॉस। कांग्रेस की उस खतरनाक पॉलिटिक्स को एक्सपोज करूं उससे पहले देखिए कि कैसे इंडी गठबंधन का आज भी 2 दिन पुराना राग चलता रहा। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, आधे मेरे पीछे आओ वाले हिसाब पर चलते हुए आधे ये भ्रम फैलाने में आज भी लगे रहे कि बिहार और आंध्र के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला, और आधे ये भ्रम फैलाते रहे कि बिहार को तो कुछ मिला ही नहीं। जबकि हमने कल ही आपको विस्तार से पाठशाला में एक एक राज्य को मिले पैसे का पूरा हिसाब बता दिया था। लेकिन विपक्ष को बजट के विरोध के लिए कुछ खास पॉइंट मिल नहीं रहा, तो वही भ्रम फैलाओ, वोट कमाओ वाली पॉलिटिक्स पर फोकस किए हुए भाई लोग। सबसे पहले देखिए कि पटना पहुंचे लालू यादव ने आज कह दिया कि बिहार को तो कुछ मिलवे नहीं किया है। मतलब उनके साथी कह रहे हैं यहां दिल्ली में कि बिहार को सब दे दिया, लालू यादव कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिलवे नहीं किया। सुनिए लालू यादव। बिल्कुल निराशाजनक रहा, और ये झुनझुना बजाने के लिए दे दिया। नीतीश कुमार फेल हो गए, सरेंडर कर गए। लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है, बिहार को कुछ नहीं मिला है, ये झुनझुना बजट है वगैरह वगैरह। बिहार को सब मिला और बिहार को कुछ नहीं मिला। इंडी गठबंधन इस खिचड़ी पॉलिटिक्स को लगातार पकाए जा रहा है, लेकिन उसकी इस पॉलिटिक्स का मजाक तक बनने लग गया। आज लोकसभा में फिर बिहार की बात उठी तो ठहाके लग गए। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सरकार से सवाल पूछा। इस पर लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि पप्पू जी बैठ जाइए, वरना ये लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सुनिए एक बात। क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहां विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछा। पप्पू जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। क्या ही मजाक बनाकर छोड़ दिया है बॉस इंडिया अलायंस। ज्यादा दे दिया, कुछ नहीं दे दिया, ज्यादा दे दिया, कुछ नहीं दिया। अब इसी का एक और हिसाब देखिए। बजट पर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी अपना पक्ष रखा। बिहार को सब दे दिया वाली आधे उधर जाओ वाले में ये भी है। तो राघव चड्ढा ने टैक्स की बात की और कहा कि मोदी सरकार जनता पर इंग्लैंड की तरह टैक्स लगाती है और सुविधाएं सोमालिया की तरह देती है। सुनिए एक बार फिर बताता हूं कि दिल्ली को पेरिस, लंदन बनाने की बातें करने वाले केजरीवाल जी कैसे दिल्ली वालों को मंगल ग्रह वाली सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। राघव चड्ढा भी विदेश होकर आए, लेकिन उनको यह पता है कि सोमालिया में कौन सी सुविधाएं मिल रही। सोमालिया तो गए नहीं थे। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जिस आंख का इलाज कराने गए थे वो तो यहीं 2 मिनट में हो जाता है। एक बार ट्राई तो करते सर, तब तो पता चलता यहां एम्स कितनी काबिल संस्था है, यहां कैसे कैसे डॉक्टर बड़े भरे बैठे हैं, भरे हुए हैं। राघव चड्ढा की पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है और उनकी सरकार कैसे जनता को इंग्लैंड जैसी सुविधाएं दे रही है उसकी एक तस्वीर दिखाता हूं। यह दिल्ली में यमुना नदी का हाल है। हर साल की तरह इस साल भी यमुना की सतह पर जहरीली झाग दिख रही है, और साल 2021 में अरविंद केजरीवाल ने इसी यमुना नदी को लेकर वादा किया था कि वो फरवरी 2025 तक यमुना को साफ कर देंगे। खैर वादा तो वो कब से कर रहे हैं, लेकिन 2021 वाला आपको याद दिला रहा हूं। तो ये झागदार यमुना, ये होता है स्टैंडर्ड। मोदी जी कहां दे पा रहे हैं ये सब? ये तो आम आदमी पार्टी की बात हुई, लेकिन कांग्रेस तो अलग ही लेवल की खतरनाक पॉलिटिक्स करने लग गई। उस पर आऊं उससे पहले जल्दी से यह समझ लीजिए कि इंडी अलायंस ये सब मिला कुछ नहीं मिला, सब मिला कुछ नहीं मिला वाली खिचड़ी पॉलिटिक्स कर क्यों रहा है।
दरअसल इनको माहौल यह बनाना है कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए, मोदी अब पहले वाले मोदी नहीं रहे और यह सरकार एक कमजोर सरकार है जो कि किसी भी दिन गिर जाएगी। इस बार तो बजट के जरिए बच गई, लेकिन ज्यादा दिन यह सरकार चलेगी नहीं। यह कमजोर सरकार है, मोदी कमजोर प्रधानमंत्री। इनको यह नैरेटिव सेट करना है। इस चक्कर में कह रहे हैं कि यह तो सरकार बचाने वाला बजट है, फिर उधर जाके अपने राज्य में कैसे बोलेंगे कि सरकार बचाने के नाम पे सब दे दिए, तो वहां जाके कहते हैं कि कुछ नहीं दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को कमजोर बताने वाले लोग, कमजोर सरकार कैसी होती है, कमजोर प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं, यह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर भूल गए हैं तो आज हम उनको पाठशाला में याद दिलाते हैं। साल 2009 में जब मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बने तो उन्हें सिंह इज किंग जैसे टैग दिए गए। हालांकि उनका यह जलवा कुछ दिन में ही फीका पड़ गया, क्योंकि कुर्सी बचाने के लिए उन्हें गठबंधन के साथियों के आगे सरेंडर करना पड़ा। ऐसे कई मौके आए जब मनमोहन सिंह को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डालना पड़ा, बड़े फैसलों को रोल बैक तक करना पड़ा। जैसे मनमोहन सिंह डीएमके नेता टीआर बालू और ए राजा को फिर से अपनी कैबिनेट में शामिल ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन गठबंधन के साथी डीएमके के प्रेशर में वो कुछ नहीं कर पाए। इस तरह मनमोहन सिंह ने अपनी कुर्सी बचाई। इसको कहते हैं कमजोर सरकार बॉस। इसी तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यह चाहते थे कि टेलीकॉम, इंश्योरेंस और सिविल एविएशन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को मंजूरी दी जाए, लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने इसका विरोध कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह रिटेल सेक्टर में भी एफडीआई लाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि इस तरह के फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जॉब जनरेट होगी। सरकार के सहयोगी ने इस फैसले का भी विरोध कर दिया। ऐसा दिखता है कमजोर प्रधानमंत्री। एफडीआई से जुड़े दोनों फैसलों पर मनमोहन सिंह को बैकफुट पर आना पड़ा था। ये होते हैं कमजोर सरकार के लक्षण बॉस। लेकिन मोदी ना तो स्पीकर के मामले पे झुके, ना कैबिनेट में किसको जगह देंगे नहीं देंगे इस मामले पे झुके, और ना बजट बनाने के मामले पे। लेकिन कांग्रेस बाहर से कुछ भी बोले, उसे भी अंदर अंदर पता है कि मोदी सरकार कमजोर पड़ नहीं रही और राहुल गांधी के पीएम बनने का स्कोप दिख नहीं रहा है। इसलिए झूठ और भ्रम की पॉलिटिक्स से भी आगे चली गई आज कांग्रेस, उस लेवल पर जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने खालिस्तानी अमृतपाल का खुल के समर्थन कर दिया बॉस। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम रह चुके हैं, पंजाब के हालात के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए अमृतपाल की गिरफ्तारी और एनएसए लगाने का विरोध करने लगे। चन्नी ने कह दिया कि अमृतपाल को एनएसए लगाकर जेल में बंद रखना इमरजेंसी से कम नहीं है। एक खालिस्तानी का समर्थन संसद में खड़े होकर कांग्रेस सांसद कर रहे हैं। सुनिए चन्नी को, फिर बताऊंगा कि क्या चन्नी के बयान को इंडी गठबंधन ने मौन समर्थन दे दिया है। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। खालिस्तानी विचारधारा वाले अमृतपाल की गिरफ्तारी और जेल में रहने से चन्नी को तकलीफ हो रही। चन्नी कह रहे हैं कि अमृतपाल के फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है। चन्नी अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज संसद में नहीं रख पा रहा है। अमृतपाल को भारत के कानून के तहत जेल भेजा गया है। उस पर जो एक्शन हो रहा है वो कानून और संविधान के दायरे में हो रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता संविधान बचाने की बात करते हैं और अब चन्नी के बयान पर खामोश हैं। संविधान और देश के कानून की फिक्र किसी को नहीं है। अब जब अमृतपाल के समर्थन में चन्नी बोल रहे थे, उस समय राहुल गांधी सदन में मौजूद थे। आप देखिए कि अमृतपाल का समर्थन करने वाले बयान पर राहुल गांधी खामोश, मल्लिकार्जुन खड़गे खामोश, प्रियंका वाड्रा ने चुप्पी साध ली, केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा, ममता बनर्जी भी खामोश हैं, अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। संविधान बचाने की बात करने वाले ये सारे लोग खालिस्तानी अमृतपाल का समर्थन करने वाले अपने नेता के बयान पर चुप क्यों हैं? इस चुप्पी को क्या इंडी गठबंधन की सहमति माना जाए? सवाल उठ रहा है कि क्या इंडी गठबंधन भी खालिस्तानी अमृतपाल के साथ खड़ा है? और जब कांग्रेस पर सवाल खड़े होने शुरू हुए, तब जाकर कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर। कांग्रेस ने पूर्व सीएम चन्नी के अमृतपाल वाले बयान पर करीब 7 घंटे बाद जाकर चुप्पी तोड़ी। जयराम रमेश ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह चन्नी का निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन कांग्रेस इसे निजी बयान बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच क्यों रही है? क्यों वो चरणजीत चन्नी पर एक्शन नहीं लेती? निजी बयान है तो उन पर एक्शन लो, कहो कि ये पार्टी का एक्शन है, पार्टी की ये सोच नहीं है, हम चरणजीत सिंह चन्नी पर एक्शन लेंगे। बस बहुत अच्छा हिसाब है कि ये तो इनका अपना पर्सनल मामला है, पर्सनल मामला है तो वहीं पे क्यों नहीं टोके उनको? कांग्रेस के सांसदों ने क्यों नहीं कहा? 7 घंटे लग गए समझ में आने में कि चन्नी ने क्या कह दिया है। कांग्रेस का यही गजब हिसाब है। ऐसे ही कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के केस में किया था। पहले उनके विवादित बयान से किनारा कर लिया, फिर अपनी सुविधा अनुसार पार्टी से निकाल दिया और जैसे ही चुनाव खत्म हुए उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया और पुराना पद भी दे दिया। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बॉस, कानून के बारे में जानकारी भी चन्नी को होगी। उसके बाद भी अमृतपाल की हिमायत कर रहे हैं। आप देखिए कि अमृतपाल पर कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अमृतपाल पर कुल 12 आपराधिक केस दर्ज है। आतंकी संगठनों के साथ लिंक का आरोप है, पाकिस्तानी आईएसआई से संबंध का आरोप है, अमृतपाल के ऊपर एनएसए लगा हुआ है, देश के खिलाफ साजिश करने का आरोप है, समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने का आरोप है, हत्या की कोशिश का भी आरोप है, खतरनाक हथियारों के साथ दंगे का आरोप है, किडनैपिंग और जबरन वसूली जैसे आरोप लगे हुए हैं। ऐसे आदमी के सपोर्ट में कांग्रेस और उसके सांसद खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और कह दिया जा रहा है कि यह चन्नी का निजी बयान है। 7 घंटे बाद उनको समझ में आ रहा है। कहा जा रहा है कि भाई इस अमृतपाल को भी 20 लाख लोगों ने वोट किया है, तो 20 लाख लोग वोट कर देंगे तो अमृतपाल जो है वो महान हो जाएगा क्या? और जिनको नरेंद्र मोदी को आप कहते हो कि वो तानाशाह हैं, उनको जो करोड़ों लोगों ने वोट किया वो नहीं दिखता है। लोकसभा में आज चन्नी ने सिर्फ अमृतपाल का ही समर्थन नहीं किया, बल्कि चन्नी पर किसानों के मुद्दे पर गलत बयानी का भी आरोप लगा। चरणजीत सिंह चन्नी बजट पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन पहले अमृतपाल और फिर किसानों का मुद्दा ले आए। चन्नी ने कहा कि किसानों को कांग्रेस और इंडी गठबंधन से उम्मीदें हैं और इंडी गठबंधन किसानों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करती है। चन्नी ने किसान आंदोलन की बात करते हुए कहा कि उस दौरान 4 किसानों को एनएसए लगाकर अंदर कर दिया गया। सुनिए चन्नी को, फिर बताऊंगा कि कैसे चन्नी के इस बयान पर जोरदार हंगामा हो गया। कल किसान ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होकर उनके पास आई और उन्होंने और इंडिया अलायंस ने की तरफ से अपना पूरा उनकी जो डिमांड्स है उसका भरोसा दिया है और इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी आज किसानों की जो डिमांड्स हैं उनके साथ है, उनके पूरा उनके साथ खड़ा। मैं बताता हूं, 4 एनएसए लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर करने दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को लेकर जो बात कही उस पर संसद में हंगामा मच गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने चन्नी के बयान का विरोध किया। कहा कि चन्नी संसद में गलत बयानी कर रहे हैं, संसद को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। किरण रिजिजू और पीयूष गोयल ने कहा कि चन्नी अपनी बात को साबित करें, नहीं तो उन पर प्रिविलेज के तहत एक्शन लिया जाए। सुनिए एक बार कि संसद में क्या हुआ, फिर कांग्रेस के किसान प्रेम की सच्चाई भी आपको दिखा देता हूं आज। मैं आपसे स्पीकर साहब वो बात को ऑथेंटिकेट करे तो गलत एनएसए लगाए ये बोला है। स्पीकर साहब ऑथेंटिकेट करे, नहीं तो इनके ऊपर प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए। इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है। ये गलत बात है, इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूं कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। ऐसा सदन को गुमराह हवा में बात करके आप सदन को आप गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। मोदी सरकार के दौरान एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद होने के बावजूद राहुल गांधी और उनकी पार्टी किसानों का मुद्दा उठाते हैं। खुद 60 साल राज करके भी एमएसपी पर लीगल गारंटी न देने वाले लोग एमएसपी पर लीगल गारंटी की बात करते हैं। राहुल गांधी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चन्नी के बयान पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं, वो कुछ क्यों नहीं बोलते। खुद के राज्यों में ये काम ना करने वाले लोग, जो लोग एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, कानूनी गारंटी, वो एमएसपी पर भ्रम फैलाते हैं। लेकिन खुद किसानों के साथ क्या करते हैं ये भी देखिए। कांग्रेस के किसान प्रेम की सच्चाई कर्नाटक के राजस्व विभाग की रिपोर्ट ने दुनिया के सामने रख दी। कर्नाटक में 15 महीने में 1182 किसानों ने आत्महत्या की।
कर्ज, सूखे और फसल के नुकसान की वजह से किसानों ने आत्महत्या की। बेलगावी, हावेरी और धारवाड़ में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। कर्नाटक के 27 जिलों में किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए। 21 जिलों में तो 30 या उससे ज्यादा किसान आत्महत्या के मामले सामने आए। यह है कर्नाटक का हाल, जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस पर कोई हल्ला हंगामा नहीं होता। कांग्रेस तो खामोश है ही, इंडी गठबंधन की पार्टियां भी इस पर कुछ नहीं बोलती। कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए, लेकिन कर्नाटक के मंत्री जो बोल रहे हैं वो तो और हैरान करता है। जैसे सितंबर 2023 में कर्नाटक सरकार में मंत्री शिवानंद पाटिल ने कह दिया था कि सरकार ने मृतकों के परिवार को मिलने वाला मुआवजा 5 लाख बढ़ाया तो किसान आत्महत्या की संख्या बढ़ गई। सितंबर 2023 में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कह दिया था कि जो अपने स्वयं के कारणों से आत्महत्या करते हैं उन्हें किसान नहीं कहा जा सकता। यह विचार और सोच है कांग्रेस की किसानों को लेकर। और अगर यही बात यूपी, मध्य प्रदेश या किसी भी बीजेपी शासित राज्य का कोई मंत्री, सीएम छोड़िए बॉस, बीजेपी का कोई चुन्नू सा नेता भी कह देगा ना, तो इंडिया अलायंस आसमान सिर पर उठा देगा। लेकिन मामला कांग्रेस और कर्नाटक से जुड़ा है तो सब शांत है, कोई हल्ला या हंगामा नहीं। कर्नाटक में किसान आत्महत्या करे तो बाकी इंडी वाले मत बोलो। बंगाल में संदेश खाली हो जाए तो इधर कोई मत बोलो। यूपी में कुछ हो जाए तो सब छाती पीट लो। बॉस, मैं आपको पहले कह चुका हूं, इस देश के लोगों और आम आदमी की समस्याओं से इनका तभी वास्ता है जब उसमें कोई पॉलिटिकल फायदा है। संसद में आज चरणजीत सिंह चन्नी, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से भी उलझ पड़े। चन्नी ने रवनीत सिंह बिट्टू पर पर्सनल अटैक करते हुए कह दिया कि आपके पिताजी शहीद हुए थे, लेकिन वो उस दिन मरे जब बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ी। चन्नी का बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कैसे रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐसा जवाब दिया कि चन्नी की बोलती बंद कर दी। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर रवनीत सिंह बिट्टू ने जो जवाब दिया उससे चन्नी की बोलती ही बंद हो गई। रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। बिट्टू ने कहा कि उनके दादा सरदार बेअंत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं। चन्नी पर आरोप लगाते हुए बिट्टू ने कहा कि चन्नी पंजाब के सबसे अमीर और सबसे करप्ट नेता। चन्नी पर पहले से कई आरोप लगे थे। सुनिए रवनीत सिंह बिट्टू का जवाब। उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहां के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहां के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट ये। अब एक और मजेदार बात देखिए, संसद में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए एकजुट दिखने का प्रयास करने वाला इंडिया अलायंस अंदर से कितना खोखला है, यह बार बार बात सामने आ रही है। इंडिया अलायंस में फटा पोस्टर निकला हीरो की लड़ाई चालू हो चुकी है बॉस। हमने कल ही आपसे कहा था कि अखिलेश यादव राहुल होने से असहज महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा है। उन्हें लगता है कि इंडी के हीरो वो हैं बॉस, यूपी में तो उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन यहां तो एक और हीरो की एंट्री हो गई। फटा पोस्टर, निकला हीरो, और ये हीरो हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। कल से टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी के लोकसभा में दिए बयान की चर्चा करते नहीं थक रहे। अभिषेक बनर्जी को जमकर चमकाया जा रहा है कि भैया गजब कह दिया, गजब बोल दिया, यही तो हैं और कौन। यानी हारे हुए इंडी गठबंधन में एक और हीरो की एंट्री हो गई। राहुल गांधी को हीरो बना ही रहा है पूरा इकोसिस्टम। अखिलेश यादव अलग से क्या क्या कर रहे हैं वो मैंने आपको कल बताया ही था। और ये दोनों काफी नहीं थे, अब अभिषेक बनर्जी आ गए। एक बार सुनिए कल अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में ऐसा क्या ही कहा जिसे लेकर टीएमसी गदगद है, फिर बताऊंगा कि अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई क्यों। सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा,
दूसरे नेताओं का बात करेगा तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट देयर स्लोगन वाज जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। देयर स्लोगन ऑफ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। थैंक यू सर। अब यही जो उनका अंदाज था इसको लेके टीएमसी वाले गजब है कह रहे हैं। हर नेता कह रहा है कि भैया कोई बोला है तो वो अभिषेक बनर्जी बोले, वरना तो सब पानी लेने गए थे। इंडी गठबंधन के क्रेडिट वॉर में टीएमसी भी इसलिए कूद पड़ी क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती। बंगाल में बीजेपी की सीटें 18 से कम होकर 12 सीटों पर आ गई। अब हो सकता है कि टीएमसी को यही लग रहा हो कि इंडी गठबंधन में वही ऐसी पार्टी है जिसने अकेले दम पर बीजेपी को हिला डाला, लेकिन सारा क्रेडिट तो राहुल गांधी लूट रहे हैं, अखिलेश यादव थोड़ा बहुत ले रहे हैं। तो भैया टीएमसी के नेता क्यों पीछे रहे, अभिषेक बनर्जी क्यों पीछे रहे? इसलिए अब टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी को उनकी इमेज को चमकाया जा रहा है। नए हीरो की एंट्री हुई है। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अभिषेक बनर्जी रोल मॉडल बनकर सामने आए। सुनिए शत्रुघ्न सिन्हा को। बजट भाषण में अन्य रोल मॉडल बनकर जिस तरह से हमारे अपने बंगाल के अभिषेक बनर्जी सामने आए उभर कर, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने अपनी तकरीर रखी, वो रोल मॉडल बनकर मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर वो एक पार्लियामेंट के लिए एक सबक था कि लोगों को सीखना चाहिए। जिस तरह से इनके विभाजन वाली शक्तियों का, चाहे विभाजन की हरकतों का जिस तरह से उसने ब्यौरा दिया है, जिस तरह बताया है, तो इसलिए लगता है अभिषेक बनर्जी की बातों से भी घबरा कर अब वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भाई शत्रुघ्न सिन्हा तो कह रहे हैं लोगों को सीखना चाहिए अभिषेक बनर्जी से। अब बीजेपी वाले तो सीखेंगे नहीं। इंडिया अलायंस में किसको सीखना चाहिए? राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, किसको सीखना चाहिए? इंडी गठबंधन में टकराव की हालत यह हो चुकी है कि अब अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस यूपी में उनकी वजह से जीती है, और अब बातों बातों में यह कह दिया कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से इंडी गठबंधन पिछड़ गया। एक बार सुनिए, कपिल सिब्बल के जो पहले कांग्रेस में होते थे, उनका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर क्या कह दिया। अलायंस के अंदर जो रीजनल पार्टीज थी, जो जिस प्रदेश में था उसने अपने हिसाब से परिस्थितियां समझी, उस हिसाब से जो लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम है कि बीजेपी को रोका जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो आदरणीय ममता जी ने जो बंगाल में लड़ाई सीधी लड़ी, बिहार में हम थोड़ा चूक गए, दिल्ली में हम थोड़ा पीछे रह गए। जहां हमें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में अच्छा होगा इंडिया अलायंस, या तेलंगाना में बहुत अच्छा होगा, कर्नाटका में बहुत अच्छा होगा। जहां तो 1-to-1 रहा, देखिए ना, जहां देखिए आप कोई भी प्रदेश में 1-to-1 जहां फाइट हुई, गुजरात में 1-to-1 फाइट हुई, मध्य प्रदेश में 1-to-1 फाइट हुई, वहां अलायंस का कोई जोर ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी प्रदेश की पार्टियां हैं, उनकी वजह से आज विपक्ष की इतनी सीटें आई हैं। लेकिन जो इंडिया अलायंस का एक ढांचा बनना चाहिए, मैं समझता हूं वो आज तक नहीं बना। अब बताइए, एक जमाने में कांग्रेस ही रहे, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का तो ढांचा ही नहीं बन पाया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां जहां सामने सामने लड़ी नरेंद्र मोदी से खत्म हो गई बॉस। और यहां कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 99 राहुल गांधी तो गजब कर दिए। अब इंडी वाले ही कह रहे हैं कि क्या गजब, जो जीते हमारे कंधे पे जीते, जहां कंधा से उतार दिए अपने, बोले जाओ लड़ो, अपना देखो, वहां तो मोदी जी पटक दिए इन लोगों को। अच्छा, ये तो सिर्फ बातचीत का एक हिस्सा, एक और मजेदार हिस्सा दिखाता हूं जहां दोनों नेता इंडी गठबंधन के स्ट्रक्चर पर ही सवाल उठा रहे हैं। एक बार बातचीत का ये हिस्सा भी सुनिए। हो सकता है उस समय हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा गुजार दिया, अगर समय न गुजारा गया होता तो शायद सरकार भी इंडिया अलायंस की होती। आपको एक सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए था, इंडिया अलायंस का सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए था। वहाँ आपको इंडिया अलायंस के स्पोक्स पर्सन होने चाहिए थे, ताकि अगर मोदी जी कुछ कहें तो अलायंस की तरफ से कोई बोलने वाला हो, रिएक्शन आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो नहीं बना ढांचा,
उससे मैं थोड़ा समझता हूं कि आपका नुकसान हुआ है। अभी आपके पास 5 साल हैं, तो मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में थोड़ी शुरुआत आप लोगों को करनी चाहिए। अभी उस पर पीछे मुड़ के क्या देखें, लेकिन हाँ, आगे कुछ अगर इस तरह के सुझाव होंगे तो विचार करना चाहिए हम सबको। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इकट्ठा होकर आप नहीं लड़ोगे तब तक मोदी जी कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहेंगे। हाँ, बीजेपी इस समय कमजोर है, बीजेपी बैकफुट पर है और बीजेपी को कोई रास्ता नहीं है। अभी तो आपके प्रदेश में बाई इलेक्शन भी आने वाले हैं। उसकी तैयारी है, हालांकि सरकार अपनी तरह से तैयारी कर रही है, बीजेपी सरकार से मिलकर तैयारी कर रही है लेकिन वहां जनता इस बार फिर बीजेपी को हराएगी। तो अभी देखो बाई इलेक्शन में इनकी बुरी हालत हुई है, सब जगह हारे। तो यानी अखिलेश यादव, कपिल सिब्बल, शत्रुघ्न सिन्हा सब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह बता रहे हैं कि आवाज नीचे। उन लोगों ने आपसे कहीं बेहतर परफॉर्म किया है। इकोसिस्टम राहुल चिल्लाएगा, लेकिन ये लोग राहुल गांधी के पीछे लगकर चलने वाले पिछलग्गू नहीं बनने वाले हैं। अखिलेश यादव सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं कि मैंने यूपी में जिताया। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को आगे करके साफ साफ संकेत दे रही हैं कि भैया सिर्फ वन मैन एजेंडा नहीं चलेगा कि राहुल गांधी आगे आगे चलेंगे, बाकी पीछे चलेंगे। इंडिया अलायंस के अंदर जो धमाके हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे। लेकिन अब बताता हूं उस धमाके के बारे में जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं और वो कल कौन सा धमाका करने वाले हैं। दरअसल कल करगिल विजय दिवस है और इस मौके पर पीएम मोदी कल करगिल जाने वाले हैं और वहां पर करगिल युद्ध स्मारक पर जाकर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी शिंकुनला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट करने वाले हैं। इस धमाके के बाद परियोजना पर काम आगे बढ़ जाएगा। पीएम मोदी वर्चुअली बटन दबाकर शिंकुनला परियोजना का पहला विस्फोट करेंगे। यह विस्फोट पत्थर हटाने और पहाड़ों को काटने के लिए किया जाता है। शिंकुनला सुरंग परियोजना में 4 किलोमीटर दोहरी ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए नीमू पदूम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फुट की ऊंचाई पर किया जाएगा। पूरी तरह बन जाने के बाद यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। यानी इंडिया अलायंस खिचड़ी पकाने में व्यस्त है कि बिहार को सब मिला, बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार को सब मिला, बिहार को कुछ नहीं मिला। इंडिया अलायंस एक दूसरे की जड़ें काटने में लगा हुआ है कि कांग्रेस तो ऐसे ही हमारे कंधे पे जीती। ये हीरो नहीं, हम हीरो। नरेंद्र मोदी अभी भी देश के लिए लगे हुए हैं, देश के काम में लगे हुए हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। कोर्ट ने केजरीवाल को फिर जेल भेजा। पीएम मोदी ने नया गिफ्ट कैसे दे दिया? मोदी का वो काम जिसने केजरीवाल एंड टीम के होश उड़ा दिए। अब इसका चल